वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने एक और लकीर खींच दी है और वो थी अमन दुश्मनी की। आज वाज़ेह हो गया कि इस खित्ते में अमन का दुश्मन कौन है। अमन की ख्वाहिश को मसल कर मोदी सरकार ने सिर्फ अपना इलेक्शन संवारने के लिए दो एटमी मुल्कों को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। भारत के दावे मज़ाहिका खेज हैं, मगर पाकिस्तान ने इसका निहायत मतवाजन जवाब दिया है। भारत के एतमाद का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बराए नाम एयर स्ट्राइक करने के बाद भारत के सेक्रेटरी खारजा विजय गोखले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा और ये जा वो जा अपने हम वतन सहाफ़ियों के सवालों का सामना करने की भी हिम्मत ना पैदा कर सके। भारत ने ना मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप को LOC की विजिट की इजाजत दी, ना ही सहाफियों को। जो तस्वीरें ISPR ने पब्लिक की, उन्हें ही उल्टा हमें दिखाकर अपनी बहादुरी का सबूत देने की कोशिश की जा रही है। अब वक्त आ गया है कि भारत को आलमी सतह पर सफारती कोशिशों से बेनकाब किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर प्लेटफॉर्म पर भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि सियासी क़यादत इख्तलाफात भुलाकर एक हो जाए। काबिल ज़िक्र बात यह है कि आज कौमी असेंबली में इसकी जानिब पहला कदम उठा लिया गया है। दुम दबाकर भागा ज़रूर है भारत, मगर भारत के कागजी शेरों ने पाकिस्तान की बहादुर अफवाज और कौम को ललकारा तो है, और आज हुकाम ने वाज़े कर दिया है कि भारत के इस एडवेंचर का जवाब पाकिस्तान अपनी मर्जी के वक्त और जगह पर देगा। इस तनाजुर में न्यूज़ लाइन के प्लेटफॉर्म से हम 3 अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, भारत की हिकमत से खित्ते के अमन को कितना खतरा लाहक है। सवाल नंबर 2, क्या मोदी सरकार अमन व अमान को इलेक्शन की नज़र करना चाहती है। और सवाल नंबर 3, भारत को जवाब देने के सफारती ऑप्शंस क्या हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। मेहमानों का आपसे कुछ ही देर में इंट्रोडक्शन कराती हूँ, लेकिन उससे पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, ज़रा वो देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। खित्ते में अमन का ख़्वाहां कौन है? अब वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी अपनी आंखें खोले। भारत के मौजूदा मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत दोवल जैसे शिद्दत पसंद भारत को जहरियत पर उकसा चुके हैं। अजीत दोवल वही शिद्दत पसंद हैं जिसने सरेआम पाकिस्तान में जासूसी और बलूचिस्तान की अलहदगी का जिक्र किया था। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. पाकिस्तान की देरीना ख्वाहिश रही है कि भारत के साथ अमन कायम हो और उसके खुशगवार असरात से पूरा खित्ता मुस्तफीद हो। इस सदी के आगाज में सबसे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ ने सफारती काविशों से तारीख का सबसे तवील मिलिट्री स्टैंड ऑफ खत्म करवाया। सदर आसिफ अली जरदारी ने 22 नवंबर 2008 को भारत को तारीख की सबसे बड़ी ऑफर कर दी। I'm against nuclear warfare altogether. Let's sign a South Asia non-nuclear treaty, and I can say this with full confidence that I'm sure I can get my parliament to agree upon that straight on. Can you say the same, Karan? मगर 26 नवंबर 2008 को होने वाले मुंबई हमलों के बाद भारत ने सब पसे पुष्ट डाल दिया। 2013 के इंतखाबात से कहीं पहले नवाज शरीफ ने पहली मर्तबा भारत से ताल्लुकात को अवामी मौजू बनाया और उस पर खुलकर बात शुरू की। हमारा एक ही कल्चर था, एक ही हमारा जो हेरिटेज है, एक ही मुआशरे के हम लोग थे। तो वो जो बीच में एक बॉर्डर आ गया, बस वो यानी कि एक बॉर्डर आया, बाकी तो आप हम उसी सोसाइटी के मेंबरान हैं। हम जो है वो एक ही कल्चर है, एक ही जो है वो हमारा जो है वो बैकग्राउंड है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने मुश्तरका रवायात और सकाफत को बुनियाद बनाकर भारत से पुरअमन ताल्लुकात की बुनियाद रखने की भी कोशिश की। इमरान खान ने भी इक़्तिदार संभालते ही भारत को अमन का पैगाम दिया, मगर शायद भारत पाकिस्तान की जानिब से अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझ रहा है। क्या अब भी आलमी बरादरी अपनी आंखें भारत के जारहाना अज़ाइम के सामने बंद ही रखेगी? पाकिस्तान का हर अमन पसंद शहरी इस सवाल के जवाब का मुंतज़िर है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन कराती हूँ। जनरल एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कुछ ही देर में एयर मार्शल शहजाद चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ अगर एजाज साहब आपसे करूँ। सर, बेशक
हमने अपने जो इंट्रोडक्शन है, जो हमने प्रोग्राम का इब्तिदाइया है, उसमें भी हमने ये बात की है कि भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्क्रिपेंसीज़ हैं। आज जो जैसे उनके सेक्रेटरी खारजा थे वो जवाब नहीं दे सके, बहुत ज़्यादा उनकी कहानी में फ्लॉज हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि परसेप्शन मैनेजमेंट में भारत ने गेम संभाल ली है। क्या कहेंगे सर इसको? मैं इससे एग्री नहीं करता मरिया। उन्होंने परसेप्शन मैनेजमेंट में गेम यकीनन नहीं संभाली है। अगर ऐसा होता तो उनका जो नैरेटिव है वो बिक गया होता, दुनिया ने उसे बाय कर लिया होता। वो इस वक्त जिस बौखलाहट का शिकार है उस बैकग्राउंड को हमें समझने की जरूरत है। उसके 4 चीजें उसके हाथ से निकल गई हैं और अब वो बिल्कुल एक ज़हनी तवाज़ुन अपना लगता है जैसे खो बैठे। पहली बात यह है कि जो कश्मीर की इंडिजिनस स्ट्रगल है इसको वो सुप्रेस करने में नाकाम रहे हैं और अब वो नई जहत इख्तियार कर गई है जहां उन्होंने तमाम तरीके आजमा लिए हैं लेकिन वो उसको सुप्रेस नहीं कर सके। फिर जो अफगानिस्तान में अमन होने जा रहा है जहां अमेरिका, अफगान रेजिस्टेंस फोर्सेज और पाकिस्तान एक टेबल पर बैठे हैं, उस टेबल पर इंडिया को अपनी जगह नजर नहीं आई और वो इंडिया इज फीलिंग लेफ्ट आउट। तीसरी बात जो है वो इलेक्शन में अपनी पॉपुलैरिटी जो मौजूदा हुकूमत है वो 3 स्टेट्स में जो इलेक्शन हुआ है उसमें वो खो बैठी है और वहां पे वो अपने आप को पॉलिटिकली बहुत वीक महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि कोई नया काम किया जाए जिससे आने वाले इंतखाबात में उन्हें मदद मिल सके। और चौथी बात है कि उनका जो नैरेटिव था कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो पाकिस्तान से कराया जा रहा है और इसकी उनके पास जितने इंसिडेंट हुए हैं उसमें वो कोई एविडेंस लाने में नाकाम रहा है। यही बात उनको अमेरिका ने कही, सऊदी अरेबिया ने कही, खुद चाइना ने कही। उनके मुल्क के अंदर से आने वाली आवाजें उन्हें यही कह रहे हैं कि वेयर इज द एविडेंस। तो जब ये 4 प्लेटफॉर्म पे उन्हें नाकामी हुई तो उन्होंने इस बौखलाहट में एक वॉर हिस्टीरिया डेवलप किया, एक बिल्ड किया अपने मुल्क में जिसे मीडिया, अजीत डोवाल और मोदी लेकर आगे चल रहे हैं। अब वो इन तवक्कुआत को इतना हाइप पे ले गए, इतना एक्सट्रीम पे ले गए कि इंतहाई हमाकत से उन्हें अपनी अटरेंसेस को एक अमली जामा पहनाना पड़ा, इंतहाई भोंडे अंदाज में। लेकिन उसमें जो उन्होंने एक ग्रेव मिस्टेक कर दी है वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को वायलेट करके पाकिस्तान मेन लैंड पे जो इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस है उस एरिया में अपना स्ट्राइक बॉम्ब यूज करते हुए एंटर वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुए, लेकिन स्ट्राइक इंटरनेशनल जबा फॉरेस्ट पे की और दुनिया को ये तासब देने की कोशिश की कि हमने तो टेररिस्ट कैंप को स्ट्राइक किया है। ऑन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है। दुनिया की कोई मॉडर्न ट्रेन जहाज ये नहीं बता सकता कि उसने ऑन ग्राउंड एक स्ट्राइक से या 2। मेरे ख्याल है जनरल साहब की थोड़ी ऑडियो में इशू आ रहा है, वो उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल लोधी साहब की जाने जाऊंगी। जनरल साहब, जब परसेप्शन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक आपकी एक्सटर्नल परसेप्शन मैनेजमेंट है, एक इंटरनल परसेप्शन मैनेजमेंट है। आई वाज रिफरिंग टू द इंटरनल परसेप्शन मैनेजमेंट। आज इवन राहुल गांधी साहब ने जो है वो इतने बड़े क्रिटिक हैं मोदी साहब के, लेकिन उन्होंने भी उनको मुबारकबाद दी है। पूरा इस वक्त इंडिया के अंदर जो परसेप्शन मैनेजमेंट है, क्या आप समझते हैं कि वो एक अच्छी तरह मोदी सरकार ने मैनेज कर ली है और उसके बाद प्रेशर हम पे भी आ रहा है कि हमें जो है जो बातें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही हुई थी कि हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे और हम पे प्रेशर बढ़ रहा है। उस वजह से हमने भी अपने जो लोग हैं उनको दिखाना है कि पाकिस्तान में चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। जी, जहाँ तक तो हमारी एक बात मैं ऐड कर दूं, जो जनरल साहब ने 4 उनके बताए कि उनके दुख हैं, उनमें एक 5वां दुख ये भी है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही थी, पाकिस्तान में अमन था। तो अच्छा, ये आप बात कर रही हैं परसेप्शन मैनेजमेंट वाली। देखिए, ये तो अभी फौरी तौर पे इसका जवाब इसलिए नहीं दिया जा सकता कि पहले भी आपको पता है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई थी तो इनिशियल 48 आवर्स पूरे हिंदुस्तान में एक जश्न का तमा था। वो यही समझ रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। लेकिन जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, उनके पार्लियामेंट में सवाल किए गए, उनके मीडिया ने सवाल किए, तो फिर आपके सामने है जो उसका हशर हुआ। और जिस तरीके से भी सवाए चंद लोगों के जो मुसर रहे, बाकी तमाम लोगों को पता चल गया कि वो क्या मामला है। इसी तरीके से मेरा ख्याल ये है कि ये तो इसमें तो कोई शक नहीं कि उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है, उन्होंने LOC क्रॉस की है, जहाज अंदर आए, पाकिस्तान ने भी मान लिया है। तो इस बात की मुबारकबाद तो मेरे ख्याल दी जा सकती है।
गो के ये बहुत अहमकाना कदम उन्होंने उठाया है। उन्होंने अपने आप को जिस टाइट कॉर्नर में डाल लिया था कि उनके लिए कुछ चारा नहीं था कि वो कुछ करें तो तब भी मसला है, कुछ ना करें तब भी मसला है, तो उन्होंने कैच 22 सिचुएशन, हाँ जी, कैच 22 या बिटवीन दी डीप सी। तो ये जो भी मसला अभी है, अब ये है कि पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है इसमें तो कोई शक नहीं, मेरा अपना तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान को ये जो इंतजार है दरमियान में लंबा चौड़ा ये नहीं करना चाहिए था, और जो जवाब देना है वो दे देना चाहिए था। बहरहाल जो ये हिकमत अमली का हिस्सा होता ये है कि जब कोई इनिशिएटिव लेता है तो उसके पास एक एडवांटेज होती है, और जब उसका रिस्पॉन्स है तो उसके लिए वो तैयार होता है। तो ये एक टैक्टिकल चीज है, इसको जज्बाती तौर पर नहीं लेना चाहिए। ये देखना चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं जी उनका पीछा क्यों नहीं किया, उनको वहां जाके मार क्यों नहीं कराया। एक तो सामने है हमारे जहाज इसलिए लेट हुए कि वो तो सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर वापस चले गए। उनका मंसूबा शायद मेरा ख्याल इतना बुज़दिलाना नहीं था, लेकिन जो उनके पायलट थे उन्होंने बुज़दिली का सबूत दिया, और जब उनको बताया उनके अवैक्स ने कि पाकिस्तानी जहाजों ने स्क्रैम्बल कर लिया तो मेरा ख्याल वो फौरन मुंह मोड़ा, अपना जो भी वजन था फेंका और चले गए। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि उन्होंने क्रॉस किया। तो ये थोड़ा सा आपके नाज़रीन को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन, जब आपने रिएक्ट करना हो तो फिर थोड़ा सा आपको तौक़ुफ़ देना पड़ता है, ताकि जो वहाँ की तैयारियां हैं वो थोड़ा सा उनको देख लें। तो अब तो ये बात पक्की है कि यहाँ से जवाब जाना है। ये उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जवाब की जो नौयत है वो उसका अभी हम रिवील नहीं करेंगे, वो जब जाएगा तो पता चल जाएगा। तो जहाँ तक आपका इनिशियल सवाल था परसेप्शन मैनेजमेंट का, मेरा ख्याल है कि जो तो पाकिस्तानी कौम है वो इस वक्त एक इंतजार के उसमें है, बिल्कुल, और वो एक जश्न के मूड में है। लेकिन वहाँ सवाल जवाब शुरू हुए, आपने देखा कि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद उनके वो उठ गए मिनिस्टर जो हैं, तो ये ऐसे बात बनेगी तो नहीं, लोग तो पूछेंगे। और जब हमने कह दिया कि आइए आपको हम जगह दिखाते हैं इंटरनेशनल मीडिया, हमने तो इंडियंस को भी जो है वो इंडियन आर्मी को भी हमने दावत दे दी, आप भी आ जाएं और आप आके दिखाते हैं आपको। और ऐसा कभी नहीं होता कि आप 300 लोगों को अगर मार दें तो आपको 10 की भी तस्वीर ना हो, 20, 10, 50 की तो आपके पास तस्वीरें होनी चाहिए ना, सही जो मारे हैं। और ये नहीं, वो इंडियन मीडिया तो मेरा ख्याल है इंडियन मीडिया तो इज गोइंग ओवरबोर्ड ना। अब 300 हुकूमत 300 कह रही है, मीडिया कहीं 600 भी जो है वो कोट कर रहा है। तो मीडिया तो बिल्कुल, आपको पता है कि वो फ्रेंजी वॉर हिस्टेरिया किस तरह इंडियन मीडिया पे हर वक्त जो है वो छाया रहता है। जनरल एजाज अवान साहब की जानिब दोबारा जाऊंगी। जनरल साहब, अब ये तो बात तय हो गई कि जगह और टाइम का तयन पाकिस्तान करेगा, लेकिन रिस्पॉन्स हमने करना है, रिस्पॉन्ड हम करेंगे। अब ये आप समझते हैं कि बात यहीं रुकेगी या इसके बाद ये चीज़ें मजीद एस्केलेट होंगी? हिंदुस्तान ने किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया, उसके बाद क्या ये बात चलती रहेगी या ये ख़त्म हो जाएगी? यहाँ पे आप किस तरह देखते हैं, फ्यूचर इसका क्या देखते हैं सर? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया भी कोई पुश ओवर आर्मी नहीं है। हमसे 3 गुना बड़ी आर्मी है, हमसे बड़ी एयरफोर्स है, हमसे बड़ा मुल्क है, 1 अरब 31 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है। सही। तो ये मैं कहूँ कि जी हम उन्हें इफेक्टिव स्ट्राइक करेंगे जहां उनका नुकसान भी होगा, तो उसके बाद फिर वो हथियार डाल के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें पूरी उम्मीद है, वेरी अनफॉर्चुनेटली, कि ये मजीद एस्केलेट होगी सिचुएशन, और दिस इज वेयर द डिप्लोमेसी हैज टू प्ले इट्स रोल। और जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं उन्होंने अपना रोल प्ले करना है, अमेरिका हो, चाइना हो, या डिफ्यूज करने में इंटरेस्ट इस एरिया में हर्ट होंगे, क्योंकि यहाँ 1 अरब 50 करोड़ 1.5 अरब लोग आबाद हैं इन 2 मुल्कों में। 22 करोड़ के करीब हम हैं, 1 करोड़ 1.3 बिलियन करोड़ इंडिया है। तो 1.5 अरब की आबादी को जो दोनों न्यूक्लियर वेपन रखते हैं, उसको इस तरह जंग में झोंक देना दुनिया कभी भी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। लेकिन इंडिया ने एक हमाकत करके इसका माहौल पैदा कर दिया है, और अब मेरे फियर्स ये हैं, और मेरे ख्याल में हर जी शऊर आदमी इसको देखेगा कि इसमें अब प्रोबेबिलिटी है एस्केलेट होने की। जनरल लोधी साहब, आपको भी प्रोबेबिलिटी लगती है एस्केलेट होने की, या यू थिंक वर्ल्ड पावर्स जिनकी बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं, एक तरफ तालिबान की जो है वो अमन का अमल जो है वो चल रहा है, दूसरी तरफ सीपेक है, 2 बड़ी कुव्वतें हैं, आप समझते हैं कि ये आगे जाएगा या डिफ्यूज़ कर लेंगी, वर्ल्ड पावर्स डिफ्यूज़ कर लेंगे? सबसे ज़्यादा प्रेशर तो पाकिस्तान पर अगले 24 घंटों में आएगा, और साफ ज़रा अमेरिका की तरफ से प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। वो कहेंगे छोड़ो यार, कोई बात नहीं, तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो क्यों आप खामखा इस बात को आगे बढ़ाना, और आपको वो डराएंगे भी कि ये देखो अगर तुमने ये किया तो फिर ये होगा, ये किया तो ये होगा, इस तरीके से वो एस्केलेशन होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी लीडरशिप के पास कोई और चॉइस नहीं है
کیونکہ یہ داغ اگر ہم لے کر پی گئے اس بات کو تو یہ ہمیشہ کے لیے پاکستانی آرم فورسز کے اوپر یہ ایک داغ رہے گا، اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے اوپر بھی رہے گا. تو یہ تو میرا اندازہ ہے کہ جو پاکستان کا رسپانس ہے وہ نپا تلا ہوگا، ٹھیک ہے، اور شاید اتنا ایسکلیٹری نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ ضرور، کیونکہ انہوں نے لائن آف کنٹرول پار کی ہے، تو ہمارا بھی جو اقدام ہے وہ لائن آف کنٹرول کے پار ہی ہوگا. لیکن کس قسم کا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، وہ میرا خیال ہے ایسا ہوگا کہ اگر ہندوستان اس کو پینا چاہے تو پی بھی سکتا ہے، اور اگر، کیونکہ جب جو ہی ہم ریٹیلیٹ کریں گے پھر ہندوستان پر بھی پریشر آئے گا. لیکن ابھی وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں جو دنیا، آپ کو پتا ہے دنیا کے مختلف حالات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، صحیح، وہ میرا خیال ہے، میرا اپنا یہ اندازہ ہے، غلط ہو سکتا ہے، کہ امریکہ حقیقت میں چاہتا ہے کہ پاکستان کو تھوڑی سی سزا دی جائے. تو ہو سکتا ہے کہ ابھی تو وہ ہمیں کہیں گے کہ آپ کچھ نہ کریں یار، کچھ نہیں ہوا، یہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ نیوکلیر ملک کو. لیکن جب ہم کریں گے تو وہ ایک دفعہ پھر اشکل دے گا ہندوستان کو، اور کہے گا کہ تم اتنا بڑا ملک ہو، یہ تو کسی طریقے سے، اور پھر جب وہ کریں گے پھر ہمارے پاس پیار محبت کرے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس قسم کا چیزیں چلتی ہوئی مجھے نظر آتی ہیں. اب یہ ہے کہ چائنا، رشیا، یورپین یونین، یہ جو مڈل ایسٹ کے ملک ہیں، یہ کیا رول ادا کرتے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے. یہ شاید اگر سارے مل کر کاؤنٹر بیلنس کریں امریکن پریشر کو، یا جو امریکن ہم پر پیار سے بھی دباؤ ڈالے گا اور پریشر بھی ڈالے گا، اس کو یہ کیسے بیلنس آؤٹ کرتے ہیں، یہ ذرا دیکھنے کی بات ہے. اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 50-50 چانسز ہیں. پاکستان کے تو 100% چانسز ہیں ریٹیلیٹ کرنے کے. اس کے بعد یہ مزید چیز بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے، اس کے چانسز میں حتمی نہیں کہتا، میں 50-50 کہتا ہوں، کیونکہ بڑی طاقتیں اندر کود جائیں گی. رائٹ، پوائنٹ آپ کا آ گیا. جنرل اعجاز صاحب، ابھی جنرل لودھی نے بھی اس طرف پوائنٹ کیا تھا، اور میرا بھی سوال آپ سے یہ تھا، جو جہاں بات ہم کر رہے ہیں صبح کی جس محاذ پر انڈیا کو ہو رہی ہے، اس میں آبویسلی ایک بہت بڑی تکلیف یہ بھی ہے کہ پاکستان میں اگر انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ ریسٹور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے سلو اینڈ اسٹڈی ہے، اس طرح نہیں ہے، بٹ بہرحال ایک انویسٹر کانفیڈنس ریسٹور ہو رہا ہے. کیا یہ جو وار ہسٹیریا ہے یہ انویسٹر کانفیڈنس کو ڈینٹ کر سکے گا؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اسے؟ جی دیکھیں، اگر خدا نہ خواستہ دونوں ملکوں میں جنگ ہوتی ہے یا ایسے حالات بنتے ہیں جو جنگ کی طرف جا رہے ہیں جہاں امن کا خطرہ ہو، تو یقیناً انویسٹر تو ان ملکوں میں انویسٹ کرتے ہیں جہاں لاسٹنگ امن ہو. امن پہلی کنڈیشن ہوتی ہے سیکیورٹی آف دی انویسٹر اور سیکیورٹی آف دی مارکیٹ. ان کا پہلا کنسرن ہوتا ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ پروفٹ لائے گی یا نہیں. تو جن کو ملکوں میں جنگ ہو رہی ہو وہاں سے پروفٹ نہیں آتا. تو یقیناً اگر ٹینشن بڑھتی ہے، حالات جنگ کی طرف جاتے ہیں، تو جو انویسٹرز آ رہے ہیں وہ تھوڑا سا رکیں گے اور سوچیں گے. اور لیکن یہ دونوں ممالک کے لیے ہوگا. اگر آج سعودیہ نے وہاں جا کر کہا ہے $100 بلین کی انویسٹمنٹ، تو پھر سعودیہ بھی اگر اس طرح کے حالات بنتے ہیں تو وہ بھی اپنی انویسٹمنٹ کو روک لے گا اور کرے گا. لیکن ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے جو ہم نے توجہ دلانی ہے، یا جو چیز ان کو آلریڈی پتا ہے، وہ بڑی غور طلب ہے کہ آفٹر آل یہ دونوں ممالک اس نہج پہ پہنچے کیوں ہیں، وہ وجہ تنازع کیا ہے. جب تک وجہ تنازع کی طرف دونوں یہ جو بڑی پارز ہیں وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گی اور اس کا کوئی پرماننٹ حل تلاش کشمیر کانفلکٹ، تو یہ سچویشن آج کچھ نامنائز ہو جائے گی، کچھ کے بعد پھر ایسا ہو گیا. کل اگر اگین کشمیر کے اندر انڈین ٹروپس کے اوپر کوئی اسٹرائک ہوتی ہے تو ان کی تو پریشانی اور زیادہ بڑھے گی. اور اگر ایسا ہوتا رہا تو ایونچولی انہی دونوں کنٹریز کے درمیان جنگ ہونے کے امکانات ہیں. تو وہ جو اصل شعلہ ہے جنگ کا جہاں بھڑک سکتا ہے، جسے ہم فلیش پوائنٹ کہتے ہیں، اس کی طرف توجہ دینی ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ اس مسئلے کا پرماننٹ حل تلاش کیا جائے تاکہ اس خطے میں ایک لاسٹنگ امن جو ہے وہ قائم ہو سکے. ٹھیک ہے، جنرل لودھی کی جاننا چاہوں گی. جنرل صاحب، کہا جاتا ہے کہ جو براک اوباما کا دوسرا الیکشن تھا وہ اسامہ بن لادن نے جو ہے وہ جتوایا تھا، اور اسی تناظر میں جو یہ اسٹرائک کی گئی ہے، جو یہ ڈھونگ ہے، اسے بھی اسی تناظر میں جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا فیسیلیٹیٹ کرے گی یہ اسٹرائک مودی کے الیکشن کیمپین کے لیے، مودی کو وہ سپورٹ دینے کے لیے which he was very quickly losing؟ ہاں جی، وہ اس سچویشن کے ساتھ میں اس کا موازنہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ جو امریکہ جتنا بڑا ملک تھا اور جو اس کا ایم تھا اسامہ بن لادن کے بارے میں، وہ کوئی ہمارا بھی اتنا چہتا نہیں تھا، تو وہ اس کو وہ الگ رکھتے ہیں.
लेकिन ये है कि इन्होंने शायद कोशिश उसी की नकल उतारने की है। और जब आप किसी बड़े की नकल उतारते हैं तो आपको मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। मेरा अपना तो ये ख्याल है, और मैं चूंकि ज्यादा तो साफ ज़ाहिर है कि पॉलिटिक्स का वो समझ बूझ इतनी नहीं रखता, लेकिन जो मुझे वाइब्स नजर आ रही हैं फ्रॉम द सिविल सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो मुझे ऐसे लग रहा है कि इस इवेंट से पहले भी इनके जीतने के इम्कानात अगर थे तो बिल्कुल मार्जिनल थे, और इस इवेंट के बाद भी मेरा नहीं ख्याल कि इनके वोटों में कोई इजाफा होगा। जो बहुत से जी शऊर हिंदुस्तानी है वो सोचेंगे कि जिस लाइन पे चल रहा है बैरूनी तौर पर, अंदरूनी तौर पे आप देखें कि जितनी अकलीतें हैं उनके साथ जो बर्ताव है, मुझे उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। कश्मीर में जो हो रहा है वो सबके सामने है, और पाकिस्तान के साथ अगर वो इस किस्म का पंगा ले लेते हैं कि मजीद, क्योंकि इसके असरात तो जरूर होंगे ना, हिंदुस्तान के अंदर भी होंगे, कश्मीर में भी होंगे और खित्ते में भी होंगे, तो मुझे तो लगता है कि कोशिश शायद उनकी यही हो, ये भी एक फैक्टर हो जो इनके इंतखाबात हैं, लेकिन इसमें इनको फायदा होने के बजाय नुकसान होने के इम्कानात ज्यादा हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ जैसे चीजें आगे बढ़े। जनरल साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक टू स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ कुछ ही देर में शहजाद चौधरी साहब भी जो हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। नईम साहब की जानिब दोबारा जाऊंगी। नईम साहब, मुझे ये बताइए कि जहां हम बात कर रहे हैं कि इसको हमने डिप्लोमेटिकली भी जो है वो लेके चलना है, आप क्या समझते हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भारत हमेशा अपना केस जो है वो बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट करता है, बी इट लॉबिंग, बी इट व्हाटएवर, बी इट अदर डिप्लोमेटिक सोर्सेज जो हैं वो बड़ा अच्छी तरह अपना केस प्रेजेंट करता है। हम कहाँ लैक करते हैं? आपको कहाँ कोताही या आपको कमी वो कहाँ नजर आती है? जी, पहली बात तो ये कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीने में कहूँगा, बल्कि ज्यादा ही टाइम, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ज्यादा इफेक्टिव हो गई है। और उसके देखें कश्मीर के सिलसिले में, खैर जो ह्यूमन राइट्स कमेटी की रिपोर्ट तो पहले आ गई थी, लेकिन उसके बाद जब यूएन जनरल असेंबली की सदर साहिबा यहाँ तशरीफ लाई तो आपने देखा यहाँ हर बात में उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल है 2 दफा ये ऑफर कर चुके हैं कि जी आप जो है ना अगर मानते हैं तो हम आपके लिए कोई फैसिलिटेशन क्रिएट करते हैं। आपने हाल ही में देखा यूके की पार्लियामेंटेरियन का जो एक यहाँ हमारे वज़ीर खारजा भी गए थे, वहां पर क्या हुआ, फिर यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी इस किस्म के बयान आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो है वो सफारतकारी थोड़ी ये पहले से इफेक्टिव नजर आती है। अब तो सिर्फ ये करना है, देखें जी बात ये है कि हमने 2 बातें करनी है। नंबर 1, जो क्लेम है हिंदुस्तान का वो तो बताना है कि गलत है, लेकिन ये साथ साथ जोर देना है कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, एग्रेशन की है। ये बातें बावर करानी बहुत जरूरी। ऐसा ना हो कि हम उनके क्लेम को डाइल्यूट करते करते इस बात को भी डाइल्यूट कर दें कि उन्होंने एग्रेशन किया है। ये 2 अलग अलग चीजें हैं और ये दोनों बावर करवानी जरूरी है, ताकि डिप्लोमेटिक जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल एरेना है उसमें हमारा जो रिस्पांस जब जाता है तो उसकी पिजराई के लिए जगह मौजूद हो। तो ये तो हमने एक मैदान हमवार करना है, और ये मेरा ख्याल ये 3 चीजें, जैसे मैंने कहा कि उनके क्लेम को डाइल्यूट किया जाए, उनकी एग्रेशन को हाईलाइट किया जाए, और अपने रिस्पांस की जो हमारा हक है उसको मनवाया जाए। ये 3 चीजें अगर हो जाए तो, और मेरा ख्याल है कि हम कर पाएंगे, तो हमारे लिए डिप्लोमेसी का एक राउंड तो वो पुलवामा वाला हार ही चुके हैं। आपने देखा जितने शायद उन्होंने वो सारे उनके खिलाफ गए। तो मुझे लग रहा है कि हम इस राउंड में हारेंगे नहीं। चले शहजाद चौधरी साहब की जानिब जाऊंगी। शहजाद चौधरी साहब, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी सिफारतकारी पे? जनरल लोधी साहब बात कर रहे हैं कि गुज़िश्ता महीनों में कुछ बेहतरी आई है, और अब जिस तरह वो भी उन्होंने वाज़ेह किया कि 3 फ्रंट्स पे हम लड़ना है। आप कितने पुरुमीद हैं विज़ावी डिप्लोमेसी? जनरल शहजाद साहब हमारे साथ लाइन पे नहीं है। जनरल एजाज अवान साहब की जाने जाऊंगी। जनरल साहब, आप कितने पुरुमीद हैं विज़ावी आर डिप्लोमेसी? क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ महीनों में बेहतरी आई है इसमें? जी यकीनन मारिया, बहुत बेहतरी आई है, और हम हर फ्रंट पे, जैसे अभी जनरल लोधी साहब कह रहे थे कि देखें इसी इंडियन इशू को ले लें, इसी इंडिया स्पेसिफिक को, तो जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है उसको देखें किस तरीके से वो आई। फिर यूरोपियन यूनियन में जो अभी एक इजलास हुआ है ब्रसेल्स में,
वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन को बड़ा हाईलाइट किया गया है, जो कुछ कश्मीर के अंदर हो। फिर हाउस ऑफ कॉमन्स की बात जनरल ने कर दी, और जो इंडियन नैरेटिव पिटा है या डिफीट हुआ है वो भी आप देखिए कि उनके नैरेटिव को किसी ने बाय नहीं किया कि पाकिस्तान आपके मुल्क में मुदाखलत कर रहा है। हर एक ने यही कहा है कि एविडेंस लेकर आए। ठीक है। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कह दिया कि अगर एविडेंस है तो ले आए, हम उसमें इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं। अगर किसी आदमी ने ये काम करवाया तो उसने पाकिस्तान से भी दुश्मनी की है, लिहाजा हम यहाँ कार्रवाई करेंगे। उस पर कोई एविडेंस नहीं ला सके। फिर OIC इससे पहले बात कर चुकी है, उन्होंने भी कहा था कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजना चाहिए के अंदर। ठीक है जल साहब, थोड़ी सी आपकी ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है, दोबारा कनेक्ट करते हैं। शहजाद साहब क्या हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त? शहजाद साहब आपकी तरफ आऊंगी। मुझे ये बताइए कि जो अभी बात की जा रही है कि आप समझते हैं डिप्लोमेसी बेहतर हुई है या जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान के हक में ज़्यादा इस वक्त जा रही है? बी इट जो सऊदी अरेबिया में जो चीज़ें चल रही हैं, CPEC का मसला है, अफगान पीस प्रोसेस है, क्या आप समझते हैं सिफारतकारी बेहतर हुई है? ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान के इस वक्त हक में जो है वो जा रही है? देखिए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो होती है वो तो मौके क्रिएट करती है ना। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या जो हालात होते हैं, अमूमी हालात, दुनिया के हालात, खत्ते के हालात, वो एक अपॉर्चुनिटी को बनाते हैं। उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना डिप्लोमेसी का एक तरीका होता है। यानी डिप्लोमेट्स जो होते हैं डिप्लोमेसी के थ्रू उन मौकों से फायदा उठाना अपने मुल्क के अपने इंटरेस्ट के लिए, उसका वो बेसिकली उसको पॉलिसी का नाम दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों का ही हाथ होता है उसके अंदर। अगर आप मौके बनते रहें लेकिन आप डिप्लोमेसी के थ्रू या और अपने कनेक्शंस के थ्रू या इंटरकनेक्टिविटी के थ्रू आप ना कर सकें, उन चीज़ों से फायदा हासिल कर सकें, तो फिर डिप्लोमेसी फेल होती है, ज़रा एक्शन में नहीं आती है। तो वो तो इसलिए बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि दोनों चीज़ों का होना लाजमी है, और दोनों चीज़ें ही इस वक्त पाकिस्तान के हक में जा रही हैं और जा रही थी बड़े अरसे से। अफगानिस्तान का मामला देख लें, CPEC का मामला देख लें, अमेरिका के मामला दुनिया के अंदर एक उसका कम असर रसूख होता हुआ, जबकि रूस और चीन का बढ़ता हुआ असर रसूख, और फिर खत्ते की अहमियत के हिसाब से ये जो एक सेंटर फॉर एक जिसमें अफगानिस्तान दोबारा रिकवर कर रहा था, फिर सऊदी अरेबिया का और गल्फ का एक अपने आप को डाइवर्सिफाई करना, मगरब से हट के मशरिक की तरफ देखना शुरू करना, ये सब की सब चीजें एक ऐसे वक्त में इकट्ठी हो गई थी कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। और पाकिस्तान ने उसको बड़े अच्छे तरीके से ओपन आर्म्स के साथ और बड़े वेलकमिंग तरीके से एक्सेप्ट किया है, अपने आप को एडजस्ट किया है। अफगानिस्तान के मामले में जो सपोर्ट कर सकता है उसने वो शुरू कर दी है। उसके बाद ये जाहिर है कि भारत जैसे मुल्कों की तो कोशिश है ना कि इन तमाम चीजों में रखना डाला जाए, ताकि पाकिस्तान जिस कामयाबी के रास्ते पे चल पड़ा है, जिसमें उसका बेहतर मुआशी मुस्तकबिल भी शामिल है, उसको किस तरीके से वो भारत जैसा मुल्क होने देगा। इसलिए वो पहले पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद उसका ये रिएक्शन हुआ, ताकि पाकिस्तान अब इस पे एक और रिएक्शन, अपना काउंटर रिएक्शन करे, और फिर ये भारत और पाकिस्तान एक जंग में उलझ जाए, और पाकिस्तान का जो फोकस है उन तमाम चीजों से जहां पर पाकिस्तान चल पड़ा था डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली और सोची, उन रस्तों से हट के फिर पाकिस्तान एक और जंग में झील दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये उनका लॉन्ग टर्म प्लान लगता है मुझे। ठीक है चौधरी साहब, आपने क्योंकि अभी मैं ज्वाइन किया, हम पहले भी इस पे बात कर रहे थे और आपकी बात से भी बात निकल रही है। अभी जब आप बात कर रहे हैं कि जियोपॉलिटिकली चीज़ें किस तरह बेहतर हो रही हैं, मिडल ईस्ट के मुल्कों ने किस तरह जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज की है, ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन किस तरह बदल रही है, आप क्या समझते हैं कि जो अभी बात कर रहे हैं, आपने अभी कहा कि उलझाया जाए पाकिस्तान को, क्या ये जो वर्ल्ड पावर्स हैं, आपको लगता है टेंशन डिफ्यूज करने में दे विल प्ले एन इंटीग्रल रोल, या आप समझते हैं कि टेंशंस विल बी हाइटेंड इन द कमिंग डेज? देखिए, अगर तो अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि वो अफगानिस्तान से निकल जाए, और वो निकलना चाहता है, और वो चाहता है कि वहां पर किसी ना किसी कोई ऐसी शक्ल और सूरत बन जाए कि वो उसके लिए निकलने में पेस सेविंग हो और एक आसानी भी हो, फिर तो वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान किसी और चीज में उलझे। वो चाहेगा कि पाकिस्तान का फोकस इधर ही रहे, मगरबी सरहदों पर रहे, अफगानिस्तान में रहे, अफगानिस्तान के अमन की तरफ रहे, और फिर उस सूरत में अमेरिका को निकलने का एक रास्ता मिल जाएगा। जाहिर है कि सऊदी अरब, UAE, ये तमाम ममालिक जो गल्फ के हैं, जिनको कि अपने आप को डाइवर्सिफाई भी करना है, CPEC में प्लग इन भी करना है, चाइना के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाने हैं, फिर अपने आप को लोग ईस्ट की तरफ इकोनॉमिकली भी देखना है, तो वो उनका भी इंटरेस्ट होगा कि पाकिस्तान का रास्ता अवेलेबल है, क्योंकि पाकिस्तान उनका वो फलक्रम मुल्क बन जाता है जिसके थ्रू। शहजाद साहब की मेरे ख्याल है लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। जनरल लोधी की तरफ जाऊंगी।
जनरल लोधी साहब, ये मुझे बताइए कि एक इस वक्त और इशू जो ऑब्वियसली शुरू तो कल से हमारी जो सेनेट में जो है वो शुरू हुआ, जहां OIC में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे 50 साल के बाद जो है वो इंडिया को दावत दी गई है और गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे इस दफ़ा दावत दी गई है। आप इसको सर किस तरह देखते हैं? एट अ टाइम वन कश्मीर इज़ बर्निंग, तो OIC में एक ऐसे मुल्क को दावत देना, क्या ये जो मिडल ईस्ट का लुक ईस्ट की तरफ जो ये पॉलिसी है ये वो है, या आप इसमें समझते हैं जो गवादर और दुबई पोर्ट का इशू है वो है? आप किस तरह इसको देख रहे हैं सर? ये पहली बात तो ये मेरा ख्याल है कि OIC को ये फैसला कर लेना चाहिए कि क्या वो तमाम ममालिक जहाँ पर मुसलमान अक़लियत के तौर पे मौजूद हैं, क्या उनको OIC का मेंबर बनाया जा सकता है या उनको ऐसी दावत दी जा सकती है या नहीं, ये मेरा ख्याल फैसला करना बहुत जरूरी है। तो खैर एक अलग बात है, इस वक्त हम उसमें नहीं उलझते जी। इस वक्त बात ये है कि अगर तो ये अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की OIC में कि जो फाइनल स्टेटमेंट इशू होगा उसमें कश्मीर का जिक्र भी होगा और जो वहां पर जो मजालिम है उनका जिक्र भी होगा, तो तब तो वहां पर वो जाना हमारे लिए फायदेमंद है अगर वो जाएं भी, क्योंकि सुबकी लेकर आएंगी कि जी वहां पर जाने के बावजूद ये हुआ। लेकिन अगर सिर्फ उनका बयानिया वहां पर चले और OIC अपनी स्टेटमेंट में ना कश्मीर का जिक्र करे और ना भारत की एट्रोसिटीज को कंडेम करे, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जाने से इनकार कर देना चाहिए अगर वो वहां पर जा रहे हैं। ये मतलब अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस किस्म की कोई जिसका मैंने जिक्र किया, तो खासकर अब इस वाक़े के बाद तो पाकिस्तान का जाना बिल्कुल नहीं बनता अगर वहां पर हिंदुस्तान इस पे आती हूँ, उस पे भी आगे बात करती हूँ, कतगलामी की माफी। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या ये जो दोनों सऊदी अरेबिया UAE ये ईरान के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ जो है वो कुर्बतें बढ़ रही हैं? ऑयल का आपको पता है 30% ऑयल जो है वो इन ममालिक का जो है वो माज़रत के साथ 30% ऑयल जो है वो ईरान से जो है आता है इंडिया का। तो आप समझते हैं वो इन्फ्लुएंस है, या फिर ये जो पाकिस्तान के हवाले से जो कहा जाता है गवादर पोर्ट, दुबई पोर्ट, ये एक इशू जो है वो बना हुआ है? आप इसको क्या देख रहे हैं? क्यों भारत की तरफ भारत को एक ऐसे मौके पे इन्विटेशन दी जा रही है? टाइमिंग का मैं अगर आपसे पूछूं जी, वो देखें डिप्लोमेसी की बहुत सारी जहतें होती है ना, मतलब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल और ये सारी चीजें। तो मेरे ख्याल ओवरऑल वो उनको वजन नजर आ रहा है इस चीज में कि भारत एक बड़ी ताकत है और उसका भी अमेरिका के साथ भी एक किस्म का इल्हाक है और इंडियन ओशन में उसका बड़ा असर रसूख है और इस इंडियन ओशन इन सब मिडिल ईस्ट के ममालिक को अफेक्ट करता है। तो हो सकता है उनके जहन में ये हो। और ये जो आप फैक्टर ईरान वाला कह रही हैं, ये तो हम और आप जानते हैं रोज़े रोशन की तरह आया है कि ईरान के मुतालिक उनके जो भी अज़ाइम है ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स अदर और भी हैं, लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा, अगर सबसे बड़ा नहीं तो दूसरे नंबर पर या बड़ा इस्लामी मुल्क है और सबसे ताकतवर इस्लामी मुल्क है। मेरा ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान की ख्वाहिशों को नज़रअंदाज करके हिंदुस्तान को दावत दी जाती है तो पाकिस्तान के लिए सुबकी का बायस है। और अगर किसी अंडरस्टैंडिंग के बगैर, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, बताया जा रहा है तो पाकिस्तान को इनकार कर देना चाहिए। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के इनकार के बाद वो मादरत कर लेंगे हिंदुस्तान से और पाकिस्तान की मिलत के बगैर OIC का कोई फायदा नहीं। अच्छा, शहजाद साहब हमारे साथ अगर मौजूद हैं, शहजाद साहब क्या हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त? जी मौजूद। जी शहजाद साहब, आपसे भी ये सवाल, अभी लोधी साहब जिस तरह बात कर रहे हैं कि क्या तो पता हो कि क्या कश्मीर के हवाले से क्या जो है वो उनका रद्द अमल होगा OIC में, तो भारत के अंदर जो उनकी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको जो है वो क्रिटिसाइज़ किया है। OIC में सुषमा स्वराज का जाना, उन्होंने कहा जी कश्मीर के हवाले से रेजोल्यूशन जो है वो OIC की मौजूद है, लेकिन फिर भी सुषमा स्वराज जा रही हैं। तो आपको लगता है कि ऑब्वियसली ये कॉन्फिडेंस कहीं से तो आ रहा है कि ऑब्वियसली कश्मीर को इग्नोर शायद किया जाएगा, दैट्स द रीज़न मे बी शी इज़ गोइंग, अदरवाइज सुबकी लेने के लिए वो क्यों जाएंगी? क्या कैसे देख रहे हैं सर? मारिया, एक्चुअली लेट मी टेल यू, मेरी अपनी जजमेंट में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मुश्किल चैलेंज आज कल रात होने वाला ये जो भारत का एक छोटी सी शरारत थी, उससे ज्यादा बड़ा चैलेंज ये चैलेंज है कि हमने इसका फैसला किस तरह करना है। और ये जिस किस्म की थ्रेट, मल्टी फैसेटेड थ्रेट डेवलप हुई है इस इन्विटेशन से, जो कि OIC ने ये फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए उनको बुलाया है, तो उसके लिए जवाब किस किस्म का देना चाहिए। एक जवाब तो वो है जो कि पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह तौर पे डिप्लोमेटिकली आप कर रहे हैं, वो सारे काम बता रहे हैं कि जी
लाइन जो है वो उसमें राब्ता मुनक़ता हो गया है। छोटी सी ब्रेक भी लेनी है, ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो यहीं से गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शहजाद चौधरी साहब जो है वो OIC के हवाले से बात कर रहे थे कि बड़ा अहम जो है वो डिसीजन है। शहजाद साहब, ओवर टू यू, आप बात कंप्लीट कीजिए, फिर जनरल एजाज साहब की जानिब जाऊंगी। जी देखिए, मैं ये कह रहा था कि पहली कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए कि ये हम डिप्लोमेटिकली ये पैगाम पहुंचा दें कि हमारी रेड लाइंस में शामिल है कि OIC के अंदर पहले भी 3 मरतबा हमने ये बड़ा OIC को वाज़ेह तौर पर कहा है कि भारत नहीं हमारी कंकरेंस के बगैर शामिल हो सकता। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है जो कि कहा जा रहा है कि हमें चाहिए कि हम बॉयकॉट कर दें। बॉयकॉट करने का मतलब ये होगा कि जो लोग या जो ममालिक या जो कुव्वतें या जो भारत आपको आइसोलेट करना चाह रहा था दुनिया में, और आप अभी तक आइसोलेट नहीं हुए थे अपने बावजूद बहुत सारी चीजों के जो कि आपके हक में जा रही थी, अब क्या आप अपने हाथ से खुद आइसोलेट हो जाएंगे वहां ना जाके? तीसरा, अब अगर आप जाते हैं वहां पर जब भारत मौजूद है तो इसमें क्या कोई सुबकी का एलिमेंट है? क्या कोई आपकी आप गल्प कर लेते हैं कई दफा कुछ चीजें, लेकिन क्या आप इसको अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी मौजूदगी को? अच्छा, ये नेक्स्ट लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक इंजेन्युइटी होगा मेरी नजर में, अगर हम उस तरीके से करना चाहते हैं। तो मैं पहली बात तो ये है कि वी शुड बी वेरी क्लियर कि ये रेड लाइन रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान इस रेड लाइन को अगर तोड़ेगा, अगर ये परमिट करेगा तो फिर किसी वजह पे करेगा, और वह वजह ये हो सकती है कि क्या OIC इख्तियार कर रहा है ऐसी रेजोल्यूशन जो कि कश्मीर के अंदर जुल्म सितम के बारे में भारत के रोल को तनकीद करती है और निशाना बनाती है और भारत को कॉल ऑन करती है कि भारत इस मामले को खत्म करे और ये जो उसने वहां पे रियासती दहशतगर्दी शुरू की है उसको रोके। और अगर भारत उस सिलसिले में जवाबदेही के लिए आना चाहता है तो सुषमा स्वराज साहब आ सकती हैं, वरना मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या हम किसी किस्म की भी आइसोलेशन, चाहे वो परसेप्टिव ही क्यों ना हो, कि अपने ऊपर इम्पोज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये मुश्किल चीजें हैं हैंडल करनी, इनको बहुत गहरे तौर पे सोचना पड़ेगा। जनरल साहब की जान जाऊंगी, बात के तौर पे हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, जनरल एजाज जवान साहब की जान जाऊंगी। सर, आप किस तरह इस सिचुएशन को जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं? बिकॉज मैं अभी भी बात कर रही थी कि भारत में जो बड़ी अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने बड़ी तनकीद की है सुषमा स्वराज पर कि वो क्यों जा रही हैं एक ऐसे फोरम पे जहाँ पे कश्मीर के हवाले से भारत के रोल के हवाले से बड़ी मनफी जो है वो तासुरात रहे हैं, रेजोल्यूशंस जो हैं वो मौजूद हैं। अब या तो सुषमा साहिबा को एक कॉन्फिडेंस है कि इस तरह का कुछ नहीं होगा, चेंजिंग जो सिचुएशन है सऊदी अरेबिया की, UAE की जिसने दावत दी है, आपको लगता है कि किसी कॉन्फिडेंस के तहत वो जा रही हैं, और पाकिस्तान का इसमें रद्द अमल क्या होना चाहिए? जी देखिए, पहली बात यह है कि उनको इनवाइट किया गया है एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, तो इसके पीछे कुछ तो है कि उन्हें दावत दी गई है। हालांकि नॉन मुस्लिम कंट्री है और वहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी होने के अलावा जो मुसलमानों के साथ सलूक किया जा रहा है, न नमाज पढ़ने दी जाती है, न कुर्बानी करने दी जाती है, फिर जो जुल्म रवा रखा जा रहा है, जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, ये तो सारी डिसक्वालिफिकेशन है। व्हाई शुड इंडिया बी इनवाइटेड देयर? तो दूसरी बात यह है कि अभी OIC के पिछले इजलास में वहां से एक रेजोल्यूशन गया था जिसमें यूनाइटेड नेशन को कहा गया था कि आप एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजें जो कश्मीर में जाए और देखे कि वहां पे क्या जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ। अगर वो रेजोल्यूशन है और उस पर अभी तक UN का रिस्पांस नहीं आया, तो ऑल टुगेदर कैसे इग्नोर कर सकते हैं OIC कि अब इस दफा वो रेजोल्यूशन में सिरे से बात ही नहीं करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं एयर मार्शल शहजाद साहब के साथ बिल्कुल हम ख्याल हूँ इस बात में कि ये फोरम हमें यूज करना है। हमने अपने डिप्लोमेसी को यहाँ एक स्पेस डिनाई नहीं करनी, बल्कि इसको यूज करना है और अपना अरब कंट्रीज के ऊपर इन्फ्लुएंस यूज करके पहले तो इस इनविटेशन को डिक्लाइन करवाएं अगर कर सकते हैं तो, अगर नहीं कर सकते तो रेजोल्यूशन में पिछला जो रेजोल्यूशन पास हुआ था फैक्ट फाइंडिंग मिशन का, उसकी प्रोग्रेस का मुतालबा किया जाए और नया रेजोल्यूशन है उसमें भी कश्मीर होने वाले जुल्म को ऑन रिकॉर्ड लाया जाए ताकि दुनिया की तवज्जो इसकी तरफ जाए। अब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन तो इसको हाईलाइट कर रहा है, जो यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें भी ब्रसल्स को
برسلز میں انہوں نے ان ظلم اور مظالم کو کشمیر میں ہو رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز اس کو کیسے اگنور کر سکتی ہے آل ٹوگیدر؟ اگر آل ٹوگیدر اگنور ہوتا ہے تو میں سمجھوں گا سفارتی فورم پر ہماری یہ ایک کمزوری ہے. نان دی لیس ہمیں وہاں جانا چاہیے, اپنا پوائنٹ ریکارڈ کرانا چاہیے. اور یہ ابھی تک تو ان کا اسٹیٹس ممبر کا بھی نہیں, ممبر تو یہ بنے ہی نہیں ہے, آبزرور کا اسٹیٹس بھی نہیں ہے. تو اگر آبزرور کا اسٹیٹس بھی انڈیا کا نہیں ہے اور ایک دعوت دے دی گئی ہے تو یہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ایک جوائنٹ کمیونکے یا مشترکہ اعلامیہ جو جاری ہوگا اس کو انفلوئنس کر سکیں. تو یہ وہ پاکستان کی ڈپلومیسی کا ٹیسٹ ہے جہاں پہ ہم نے اپنا ڈپلومیٹک منور اس طریقے سے ماؤنٹ کرنا ہے کہ ہم انڈیا کو ارریلیونٹ کر سکیں اس فورم میں ایٹ لیسٹ فار دس ٹائم. ایٹ لیسٹ فار دس ٹائم. اچھا جنرل لودھی صاحب کی جاننا چاہوں گی, جیسا اگر اب جو ہمارا انٹرنل ڈائنامکس ہیں, جو پولیٹیکل سچویشن ہے ملک کے اندر اس وقت, جو سیاسی افراتفری ہے, گو کہ آج بڑا جو ہے وہ پازیٹیو سپیچز ہوئی اپوزیشن کی طرف سے بھی, ایک ہم آنگی کم از کم اس مسئلے پر اپوزیشن اور حکومت کی نظر آئی. لیکن حکومت ماضی کا جو ابھی ان دا ریسنٹ پاس جو ان کے پاس مواقع تھے اپوزیشن کو ساتھ لینے کے, آئس بریکر کے, وہ حکومت اویل نہیں کر رہی. آپ حکومت کو کیا مشورہ دیں گے سر؟ جی دیکھیں, زیادہ تو پالیٹکس کی باتیں مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے, لیکن یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو اس کو تمام تر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپوزیشن کو ساتھ ملائے اور اس طریقے سے ڈیل کرے, کیونکہ مین جو کام ہے حکومت کا, حکومت کے ایگزیکٹو کے علاوہ جو لیجسلیچر کا کام ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ قوانین بنانا ہے, اور جتنے افیکٹو قوانین بنانے کی خواہش ہے عمران خان کی وہ پوری ہو ہی نہیں سکتی بالکل وہ ان کو ساتھ لے کر نہ چلیں. اور لیکن وہ ابھی مجھے ڈائلیما یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قانون ہے وہ اپنا راستہ اختیار کی رکھے, بقول ان کے کہ کوئی ہماری انٹرفیئرنس نہیں ہے جوڈیشری میں, کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے نیب میں. اس لیے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے نیب کو کہ آپ انہیں معاف کر دیجئے, آپ ان کو ہمارے ساتھ چلنے دیجئے, یا جوڈیشری کو کہیں جی سب ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اکانومی درست کرنی ہے, ہمیں قوانین بنانے, لہذا آپ کیونکہ قانون انڈیپینڈنٹ ہے وہ اپنا راستہ اختیار کیے ہوئے. تو میرا خیال ہے اس میں جو ناکامی ہے وہ تو ہے, لیکن اس موقع کے لیے اسپیشلی جو آج انڈیکیشن نظر آئی ہیں اس کے لیے اگر کوئی اسپیشل جیسچر بھی کرنا پڑے حکومت کو تو کرنا چاہیے ساتھ ملانے کے لیے, کہ وہ ضروری ہے. کیونکہ جو میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آج پارلیمنٹ میں اچھے لوگوں نے بیان دیے, یکجہتی کا اظہار کیا ہے, لیکن جو سوشل میڈیا ہے وہ ابھی بھی بٹا ہوا ہے. سوشل میڈیا میں جو ہے یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سبکی ہو پاکستان آرمڈ فورسز کی. انہوں نے آج ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ جو دیکھنے کے قابل ہے. یہ تھی آپ کی بہادری اور یہ ہوا, یہ کر کے چلے گئے, وہ کر کے چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو اگر اندرونی اب یکجہتی کی بات کرتی ہیں تو ان معاملات کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. ان بہن بھائیوں کو یہ کہا جا سکتا ہے, اپیل کی جا سکتی ہے, آپ ٹھہر تو جائیں, دیکھ تو لیں, ہمارا ریئیکشن اگر آپ کو پسند نہ آئے پھر آپ بات کیجیے گا. لیکن وہ تو آگ بگولا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل. آخری کامنٹس جو ہے شہزاد چودھری صاحب سے بھی لوں گی. شہزاد صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, آج بھی جب جوائنٹ سیشن کی بات ہوئی اور اسپیکر نے کہا جی کون چاہتا ہے جوائنٹ سیشن, تو جہاں پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا تو مراد سعید صاحب نے بہت ان کو جو ہے وہ تنقید کی نظر سے دیکھا, پھر obviously علی محمد خان had to intervene. لیکن مجھے بتائیں گے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت اس سچویشن کو, حکومت سیاست, اندرونی سیاست سے جو ہے وہ باہر نکل سکے گی؟ جنرل اعجاز اوان صاحب کی طرف جاؤں گی. شہزاد صاحب لائن ڈراپ ہو گئی ان کی, تو شہزاد صاحب کیا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں؟ جی شہزاد صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت اس چیز پہ بھی بٹی ہوئی نظر آئے گی یا اس موقع کو اس چیز پہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیے the government will have to get their act together. جس قسم کی آج پریس کانفرنس تھی یہ کوئی بہت زیادہ پرومسنگ نہیں تھی. زیادہ جو وزراء ہیں ان کو بہت زیادہ کلیئرٹی چاہیے, ان کی سوچ بہت واضح اور شفاف ہونی چاہیے ان معاملات کے اندر. یہ بالکل لائف اینڈ ڈیتھ کے معاملات ہیں کسی بھی قوم کے لیے, کسی بھی لوگوں کے لیے, اور اس لیے ان کو اتنا جسے کہتے ہیں ایل پریپیئرڈ نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں کے لیے. آنے والے دنوں میں یہ جو آئی تھنک جو گریوٹی آف دا سچویشن ہے وہ ان کو خوب
وہ نظر آئے گی اور اس کے بعد ہوپ فلی یہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کے بارے میں سوچیں گے. بہت زیادہ ریفلیکشن کی ضرورت ہے اور سوچ کی ضرورت ہے, اور یہ جو چھوٹی موٹی ان کو اگر اپنے اندر ڈویژن نظر آتی ہیں تو پرائم منسٹر کا کام ہے کہ دے شوڈ گیٹ ایوری باڈی آن لائن. یہ تو آپ ایک پارٹی کی بات کریں, یہ تو پورے پارلیمنٹ کو اور پوری قوم کو ایک بالکل آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ. شہزاد چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ, جنرل اعجاز اعوان صاحب, جنرل لودھی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ پروگرام میں آپ نے شرکت کی, پروگرام کے لیے وقت نکالا. اٹ ریمینس ٹو بی سین کہ کس طرح یہ سیاسی طور پر ملک کی اندرونی سیاست جو ہے اس کو ہم سائڈ پر رکھ کے, اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز سائڈ رکھ کر کیا کل جوائنٹ سیشن میں ہم آگے بڑھ پائیں گے, کیا ہم سفارتی محاذ پر آگے بڑھ پائیں گے, بھارت کو وہ جواب دے پائیں گے جو ہم دینا چاہتے ہیں. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.